फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था सूरज रोहित के गांव पहुंच गया था और गांव की तरफ चल दिया। रात का समय, रास्ता ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा था। दूसरे वो कभी पैदल नहीं गया था। इधर से इसलिए सही रास्ता ढूंढने में भी उसे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। गांव लगभग आ ही चुका था। आधी रात बीत चुकी थी। सूरज काफ़ी थक भी गया था और उसे भूख भी लगाई थी। थोड़ा सुस्ताने के लिए वो एक जगह रुका और बैग से पानी निकाल कर पीने लगा। तभी उसकी नज़र भागते हुए दो लोगों पर पड़ी। उसने चौंक कर गौर से देखने की कोशिश की। एक लड़की लाल जोड़े में थी, शायद दुल्हन थी वो। गांव में कहीं कहीं सौर ऊर्जा लाइट लगी हुई थी। उनकी ही हल्की रोशनी में उसने उन दोनों को भागते देखा। भागते भागते वो दोनों सौर ऊर्जा के ठीक नीचे आए तो सूरज की आंखें विश्वास नहीं कर पाई। जो उसने देखा वो सच था। अब आगे। केशव रोहित के कमरे में उससे उसकी शादी के बारे में बात करने गए। रोहित उस वक्त कमरे में नहीं था, इसलिए केशव लाल वापस लौटने लगे। तभी उसकी नज़र कोने की एक मेज पर रखे एक मुड़े हुए कागज पर गई। उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और बाहर की तरफ चले। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो वापस कमरे में आए और वो कागज उठा लिया। इससे पहले कि वो कागज खोल कर देखते, रोहित कमरे में आया। बाबूजी, रोहित बेपरवाही से गुनगुनाता हुआ आ रहा था। अचानक बाबूजी को अपने कमरे में देख वो सकपका गया। कुछ बात करनी थी तुमसे। बाबूजी कागज को रोहित की नजरों से बचा बड़ी ही सफाई से अपने कोट की जेब में डालते हुए बोले, जी कहिए। रोहित आज्ञाकारी बेटे की तरह बाबूजी के सामने खड़ा हो गया। तुम जानते हो तुम पर काल सर्प दोष की छाया है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन संभल कर रहना होगा। एक बार इसका उपाय खोज लेंगे, फिर चिंता की कोई बात नहीं। बाबूजी का स्वर नरम था। मैं ध्यान रख लूंगा बाबूजी। रोहित भी बेहद नरम होकर बोला। देर रात बाहर रहना बंद और घर पर किसी को बगैर बताए तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तो सूरज भी नहीं है तुम्हारे साथ में, वो था तो फिक्र कम होती थी। बाबूजी बोले, सूरज घर का बेटा ही बन गया था। उस पर सभी को विश्वास हो चला था। हर बार गांव आकर वो परिवार की तरह ही रहता था। इतना घुल मिल गया था कि उससे किसी को कोई झिझक नहीं होती। काम करवाना होता तो खुल कर कहते, वो भी खुशी खुशी कर देता। खाना बनाने से पहले उससे पूछा जाता, जो उसने कह दिया बस वही बनता था। इसके आगे औरों की इच्छा धरी रह जाती थी। कई बार रोहित मजाक में कह भी देता, इस घर का बेटा तो ये है, लगता है मैं इसके साथ छुट्टियां मनाने इसके घर आया हूँ। उसकी इस बात पर सब हंस पड़ते और सूरज मुंह बनाकर कहता, जल कुक्कड़। उसके जाने से सभी को बुरा लगा था। उनमें ही बाबूजी भी शामिल थे। बाबूजी के शब्दों में सूरज के लिए विश्वास झलक रहा था। ये देखकर रोहित को खुद पर गर्व महसूस हुआ था। उसने इतना अच्छा दोस्त जो पाया था। जैसा आप कहें बाबूजी, रोहित बोला। बाबूजी रोहित के कमरे से बाहर निकल आए। आंगन में देखा, महेश उनकी राह देख रहा था। कुछ बात करनी थी महेश, केशव लाल ने पूछा। दादा, बात तो करनी थी, लेकिन यहाँ नहीं। महेश इधर उधर देखकर ऐसे बोला जैसे बड़ी रहस्य की बात हो। चलो खेतों की तरफ चले, मेरा टहलना भी हो जाएगा। केशव लाल का लहजा आज नरम ही लग रहा था और महेश को ये सबसे सही समय लगा अपनी बात कहने के लिए। दादा, तुम्हें कुछ ऐसा बताना था जिसे सुन तुम शायद विश्वास न कर सको। महेश चापलूसी करता हुआ बोला, जो बात विश्वास लायक नहीं उसमें समय क्यों बर्बाद करना। केशव लाल को ज्यादा बातें बनाना और बातें बनाने वाले लोग पसंद नहीं थे। दादा, बात ऐसी है, आपका जानना बेहद जरूरी है। महेश जारी था। कभी कहता है बात विश्वास लायक नहीं है, कभी कहता है जरूरी है। तू पहले डिसाइड कर ले बात क्या है। केशव लाल बोले। महेश केशव लाल की बात से सकपका गया। उसे लगा बात को घुमाने के बजाय सीधे सीधे ही बताना ठीक है। अभी कुछ दिन पहले रोहित से मंदिर में एक कांड हो गया। महेश सीधे शब्दों में बोला, ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बेटे ने कि तुमने सीधे कांड ही कह दिया। केशव लाल महेश की बात पर चौंक गए थे। प्रकाश की लड़की है ना, वही जो विधवा है, निकिता है तो। रोहित के हाथों गलती से निकिता की मांग में सिंदूर गिर गया था उस दिन। क्या बकवास कर रहे हो तुम। केशव लाल गुस्से में आए। बकवास नहीं, बिल्कुल सच कह रहा हूँ दादा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चला।
ये कांड अपने रोहित के हाथों हुआ है। वो तो मैंने देख लिया था, इसलिए पता है। उसका दोस्त सूरज बड़ा समझदार निकला, तुरंत ही रोहित को वहां से खींचकर दूर ले गया। फिर तुम इतने दिन क्यों खामोश रहे और आज क्यों मुझे बता रहे हो? केशवलाल ने शंकित होकर महेश की तरफ देखा। दादा, मैंने सुना रोहित पर काल सर्प दोष है, उसकी शादी विधवा से करवानी होगी, बस इसलिए ये सब बता रहा हूँ। महेश केशवलाल के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। महेश की बात सुन केशवलाल सोच में पड़ गए थे। तुम्हारी बात झूठ हुई तो केशवलाल इतनी आसानी से महेश पर विश्वास नहीं कर सकते थे। दादा, 100% सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो रोहित और उसके दोस्त सूरज से पूछ लें, उनके सिवा इस बारे में बस मैं ही जानता हूँ। महेश अपनी बातों का असर कम होते देख बोला, इस बारे में हम कल बात करेंगे। केशवलाल एकदम किसी नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहते थे। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है दादा। अपनी बातों का केशवलाल पर रंग जमते देख महेश बोला। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। महेश खुश था, उसने अपना काम कर लिया था। इधर केशवलाल गंभीर सोच में पड़े हुए थे। घर आकर भी केशवलाल महेश की बातों के बारे में ही सोच रहे थे। रोहित से सीधे सीधे इस बारे में पूछना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए वो कोई दूसरा उपाय सोचने लगे। सच का पता लगाने के लिए अनजाने में ही उनका हाथ कोट की जेब में गया। उन्हें याद आया, इसमें उन्होंने कोई कागज रखा था। उन्होंने कागज जेब से निकाला, उसकी तह खोली और पढ़ने लगे। ये वही चिट्ठी थी जो सूरज ने रोहित के लिए रखी थी। चिट्ठी ने इतने भेद खोल दिए कि केशवलाल चकरा ही गए। महेश सच ही कह रहा था, लेकिन रोहित और सूरज को इन सब के बारे में घर में बता देना चाहिए था। केशवलाल खुद से बोले, सूरज उस लड़की से प्यार करता है और ये बात अगर रोहित को पता चली तो वो कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। केशवलाल बहुत गहराई से सोच रहे थे। भगवान ने खुद ही इस रिश्ते को मंजूरी दी है, तभी उस दिन मंदिर में ये सब हुआ। मुझे इस चिट्ठी को रोहित से छिपाना होगा, कहकर बाबूजी ने चिट्ठी अपने सिराने संभाल कर रख दी। केशवलाल को अभी कल का इंतजार था। वो तुरंत प्रकाश के घर जाकर निकिता से अपने बेटे की शादी की बात करना चाहते थे। सब कुछ तय हो गया था। आज रोहित को हल्दी लगाई जानी है, फिर कल साधारण तरीके से निकिता और रोहित की शादी भी हो जाएगी। इस शादी में बाहर के किसी भी व्यक्ति को निमंत्रण नहीं था, सिर्फ परिवार वाले ही इसमें शामिल थे। शादी जैसी चहल पहल भी नहीं थी, सिर्फ जरूरी रस्में निभाई जानी थी, वो भी साधारण तरीके से। रोहित की भाभी सुबह से ही व्यस्त थी, कभी हल्दी पीसती तो कभी भोग का प्रसाद तैयार करती। रोहित आंगन के कोने में बैठा भाभी को काम करते देख रहा था और माँ को भाभी से काम करवाते और खुद भी यहाँ से वहाँ घूमकर सारा काम देखते देख रहा था। कल तक जिस शादी के लिए वो बेहद खुश था, आज वो शादी उसे धोखा लग रही थी, खेल लग रही थी, मजाक लग रही थी। ऐसा मजाक जो जिंदगी ने उसके साथ काल सर्प दोष के रूप में किया था। निकिता को पता चला तो वो क्या सोचेगी उसके बारे में। पता तो चलना ही है, शादी की एक ही रात वो दोनों पति पत्नी होंगे। रोहित मन ही मन सोच रहा था, मुझे बाहर जाना है। रोहित अचानक बोला। भाभी और माँ चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर में तेरी हल्दी है, तुझे कहाँ जाना है? माँ उसके करीब आती हुई बोली। मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। रोहित बोला। कहीं नहीं जाएगा तू, सब काम मुहूर्त के हिसाब से होंगे, तेरी शादी है, मजाक नहीं। माँ ने डपटते हुए कहा। मेरे लिए तो मजाक ही है मेरी शादी। आप ही बताइए माँ, ये घर शादी वाला लग रहा है? अभी तेरी शादी बस दोष हटाने के लिए है। अगले महीने जब तेरी असल शादी होगी तब देखना इस घर को भी, यहाँ छाई रौनक को भी। इसका मतलब ये शादी नकली है? नकली तो नहीं, लेकिन तू ये सब बातें करके मुझे परेशान मत कर। काम करने हैं मुझे बहुत। माँ वापस अपने काम की तरफ मुड़ती हुई बोली। मैं बाहर होकर आता हूँ। रोहित बाहर की तरफ जाने लगा। रोहित, तू इस वक्त कहीं नहीं जाएगा। माँ का स्वर कठोर हो गया। माँ, मुझे जाना है, निकिता से बात करनी है। वो बेचारी शादी के सपने सजा कर बैठी है और यहाँ वो बस एक रात की दुल्हन बन रही है, जैसे दुल्हन न हो कोई। रोहित चुप हो गया।
आगे के शब्द वो कह न सका। कल कर लेना तू उससे बात, अभी चुपचाप वहाँ बैठ जा। माँ, मैं उसे सच बताना चाहता हूँ। कौन सा सच? माँ खिंच कर बोली, यही कि वो, मतलब हम एक ही रात के लिए विवाहित रह सकते हैं। उसे सब पहले ही पता है। तभी बाबूजी की कड़क आवाज़ गूंजी। केशव लाल और अमन कुछ सामान लेने बाहर गए थे, बस वही लेकर लौटे थे जब रोहित की बात उनके कानों में पड़ी। उसे पता है। रोहित को हैरानी हुई। हाँ, उसने ही अपने पिताजी को इस शादी के लिए मनाया और अपनी छोटी बहन से तुम्हारी शादी की बात भी उसने ही करवाई। केशव लाल ने बातों को घुमा कर बताया ताकि रोहित को निकिता से हमदर्दी न रहे। ऐसा नहीं हो सकता। रोहित दुखी हो गया। ऐसा ही हुआ है। उसने देखा एक शादी उसके परिवार का जीवन बना देगी, उसका भी और उसकी बहन का भी, इसलिए उसने इस शादी के लिए हाँ कह दी। उसको भी पता था, आपको भी पता था, घर में सबको पता है, बस मुझे नहीं पता था। रोहित दुखी होकर बोला, बस इसलिए तुम्हें नहीं बताना चाहता था। फिर सोचा अपना बेटा है, एकदम पत्नी को छोड़ने की बात आएगी तो टूट जाएगा, इसलिए समय रहते ही तुम्हें बता दिया। केशव लाल बोले, ठीक है, जब वो तैयार है तो मुझे क्या दिक्कत होगी। रोहित बोला और अपने कमरे में चला गया। ये लड़का कभी बड़ी ही अजीब हरकतें करता है, माँ बोली। निकिता अपने कमरे में बैठी ख्यालों में गुम थी या शायद यादों में गुम थी। कल के बाद वो इस घर को नहीं देख पाएगी। घर ही क्या, गांव, खेत, सब कुछ उसकी नज़रों से हमेशा के लिए ओझल हो जाएगा। जाते जाते एक ही खुशी साथ रहेगी, चारू का घर बसने की। चारू की शादी भी वो नहीं देख पाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, उसका शामिल होना जरूरी तो नहीं। ख्यालों में खोई निकिता को रोहित का ख्याल आया। उसे इस शादी का सच मालूम भी नहीं है और चारू से होने वाली शादी के बारे में भी कुछ नहीं जानता वो। कितनी ही बार निकिता ने चाहा वो रोहित को सब बता दे, लेकिन नहीं बता पाई। एक तो उनके पास बहुत थोड़ा वक्त होता था, दूसरा निकिता को समझ नहीं आया कहाँ से शुरुआत करे। रोहित को छोड़कर जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा। उसे बताए बगैर ही निकिता को जाना होगा, जैसा कि निकिता और केशवलाल के बीच बात हुई थी। शादी की अगली सुबह निकिता को चुपचाप वहाँ से निकल जाना था, लेकिन कैसे? रोहित को धोखा देकर वो जा पाएगी, और चली भी गई तो क्या रोहित ये सह पाएगा? रोहित का प्यार निकिता उसकी आंखों में देख चुकी थी। उसका प्यार देकर वो थोड़ा स्वार्थी भी हो गई थी, शायद इसलिए भी रोहित को कुछ बता नहीं पाई। ये कुछ लम्हे जो उसे नसीब से मिले थे, उन्हें वो भरपूर जी लेना चाहती थी। रोहित के साथ होती तो उसे लगता वक्त थम गया है, और जाने का वक्त होता तो लगता वक्त कितनी जल्दी निकल गया। रोहित का साथ उसके लिए किसी खूबसूरत सपने की तरह था। सपना ही था ये सब, क्योंकि शादी होते ही इस सपने को टूट जाना था। यूं भी गौरव से उसका रिश्ता ज़्यादा गहरा बन नहीं पाया था। उस पर विधवापन के इतने लंबे सफ़र ने गौरव के प्यार को धुंधला कर दिया था, और अब रोहित के साथ ने उन रही सही यादों को भी दूर छिटक दिया था। निकिता, बाबा ने पुकारा। उनके हाथ में कुछ सामान था। जी बाबा। निकिता ख्यालों से बाहर निकली। तूने कुछ बताया नहीं, न ही तू खुद से बाजार गई। मैं चारू के साथ गया था, हमने मिलकर तेरी शादी के लिए कुछ सामान लिया है। निकिता ने देखा बाबा के हाथ में लाल जोड़ा था, साथ में लाल चूड़ियाँ, बिंदी, हार, सभी कुछ था जो एक दुल्हन के लिए होना चाहिए था। निकिता को अजीब लगा, उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा था। उसे कांप जाना चाहिए था ये सब देखकर। एक बार पहले भी पहन चुकी है वो लाल जोड़ा, हाथों में मेहंदी लगा चुकी है। वो लाल जोड़ा, वो मेहंदी लगे हाथ ससुराल की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पाए थे। उसे न तो दुख था, न ही खुशी महसूस हो रही थी। निकिता ने झुरझुरी ली। क्या वो पत्थर बन गई है? नहीं, हाड़ मांस ही तो है, फिर उसे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा? निकिता, निकिता। बाबा की पुकार पर निकिता अपने लोक से वापस लौट आई। जी, जी बाबा। निकिता हड़बड़ा कर बोली। बेटी भूल जा पुरानी बातों को, एक दिन है तेरे पास खुश होने के लिए। तेरी किस्मत शायद इसी तरह बनाई गई है। बाबा उदास हो गए।
फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।